पंतनगर में आयोजित गोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी किसान मेले और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने कहा कि किसानों के लिए ऐसे आयोजन उपयोगी है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस पीसीएस अफसरों के हुए तबादले। गौरव कुमार बनाए गए डीएम चमोली, अंशुल सिंह को डीएम अल्मोड़ा बनाया गया। मर्चेंट नेवी में सीनियर डेक कैडेट देहरादून के करणदीप सिंह राणा का नहीं लगा पता अभी तक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने उठाए सरकार पर गंभीर सवाल, कहा कि करणदीप के मामले में अब तक कोई बड़ी जांच क्यों नहीं हुई। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग ने एक बार फिर से पकड़ा जोर। पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी ने धरना देकर उठाई मांग। गढ़वाल कुमाऊं से बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित 118वें अखिल भारतीय किसान मेले और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मेले में गोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन किसान, वैज्ञानिक और उद्यमियों के बीच ज्ञान, अनुभव और नवाचार के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। सीएम ने कहा कि ऐसे कृषि मेलों के माध्यम से किसान एक ही स्थान पर नवीनतम कृषि तकनीक, उन्नत बीजों, आधुनिक यंत्रों और नई शोधों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उन्हें विशेषज्ञों के अनुभवों से सीखने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर भी प्राप्त होता है। ये आयोजन केवल कृषि उत्पादों एवं यंत्रों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि किसानों, वैज्ञानिकों और उनके उद्यमियों के बीच ज्ञान, अनुभव और नवाचार के आदान प्रदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। इस प्रकार से कृषि मेलों के माध्यम से यहाँ हमारे किसान भाइयों को बहुत सुविधा होती है। एक ही स्थान पर नवीनतम कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, आधुनिक यंत्रों और नए शोधों की जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं और वहीं उन्हें विशेषज्ञ के अनुभव से सीखने और अपने अनुभव साझा करने का भी यहाँ पर अवसर मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है इस मेले में प्रदर्शित की जा रही आधुनिक तकनीकी और नवाचारों के माध्यम से हमारे किसान भाई पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर अपनी खेती को और अधिक उत्तम बनाएंगे और अधिक टिकाऊ बनाएंगे और लाभकारी बना पाएंगे, जिससे आने वाले समय में उनकी आय दोगुनी हो, जो आधुनिक प्रधानमंत्री जी का भी विजन है, बल्कि प्रदेश की कृषि व्यवस्था भी और देश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त बने, समृद्ध बने। बात अगली खबर की, जो उत्तराखंड में आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। आपको बता दें, शासन ने कई आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए। आईएएस ललित मोहन रयाल को नैनीताल का नया जिलाधिकारी बनाया गया है, तो वहीं आईएएस गौरव कुमार को जिलाधिकारी चमोली, आईएएस अंशुल सिंह को जिलाधिकारी अल्मोड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई और आईएएस आकांक्षा को जिलाधिकारी बागेश्वर बनाया गया। साथ ही आशीष कुमार भटगाई को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ बनाया गया है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कल हुआ और उसको लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और ऐसे में सोहन सिंह बनाए गए जहां जिलाधिकारी और अब कई जो पुराने चेहरे थे उनको यहां से हटाया गया। साथ ही नए चेहरों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। और ये पूरी सूची आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, जिसमें कई आईएएस, आईपीएस अफसरों के नाम शामिल है। इसलिए माना यह भी जा रहा है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भी एक बड़ा फेरबदल प्रशासनिक तौर पर देखने को मिल सकता है। साथ ही आशीष कुमार भटगाई अब पिथौरागढ़ के डीएम होंगे। पिथौरागढ़ की नई जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। अंशुल सिंह को अल्मोड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर तमाम दिग्गजों के सौंप दी गई। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में गांव में पलायन से कितनी बदहाली है, ये रुद्रप्रयाग के लवेगढ़ गांव में साफ तौर पर देखने को मिला। जहां एक वृद्धा की मौत हुई तो उसके अंतिम संस्कार के लिए घाट तक ले जाने के लिए गांव में कोई कंधा तक नहीं मिला। सूचना मिलने पर नजदीकी गांव के ग्रामीण लवेगढ़ गांव पहुंचे, जिसके बाद दूसरे दिन वृद्धा का अंतिम संस्कार किया गया। अब इस पूरे मामले ने राज्य के गांव में पलायन से पैदा हुई गंभीर स्थिति उजागर कर दी है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि के लवेगढ़ गांव पर पलायन की ऐसी मार।
वृद्धा का पड़ोसी ग्रामीणों ने किया अंतिम संस्कार। वृद्धा के शव को गांव में नहीं मिला कोई कंधा। राज्य निर्माण के 25वें वर्ष में उत्तराखंड की ये दशा। उत्तराखंड राज्य के पहाड़ के गांव लगातार पलायन से खाली हो रहे हैं, लेकिन ऐसे गांवों की हालत कितनी दयनीय हो चुकी है, ये रुद्रप्रयाग के लुवेगढ़ गांव में देखने को मिला है, जहां गांव में एक वृद्धा की मौत हुई तो उसके अंतिम संस्कार के लिए घाट तक ले जाने के लिए कंधे तक नहीं मिले। नजदीकी गांवों को जब इसकी सूचना मिली तो वहां से कलेत, मलछोड़ा और पांढरा के ग्रामीण लुवेगढ़ पहुंचे और वृद्धा के शव को दुर्गम रास्ते से होते हुए नदी किनारे तक ले गए और दूसरे दिन वृद्धा का अंतिम संस्कार हुआ। सोशल मीडिया में महिला के शव को ले जाते वायरल वीडियो में दिख रहा है कि गांव का रास्ता कितना दुर्गम और खतरनाक है। कैसे झाड़ झंखाड़ को काटकर रास्ता बनाते ग्रामीण शव को कंधे पर लेकर जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कभी 15-16 परिवारों वाले इस गांव में अब महज 2 महिलाएं और 1 पुरुष ही बाकी रह गए हैं। गांव में न पेयजल की सुविधा है, न ही अस्पताल। ऐसे में कोई गांव में रहे तो कैसे? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और गांव में सड़कें और दूसरी मूलभूत सुविधाएं पहुंचानी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पलायन रोकने के नाम पर केवल दिखावे कर रही है, लेकिन लुवेगढ़ गांव के मामले ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार पलायन रोकने और गांवों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास कर रही है। जहां कहीं कमियां हैं, उन्हें भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। गांव के लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए गांव से पलायन कर रहे हैं, जॉब्स के लिए पलायन कर रहे हैं। लुवेगढ़ गांव की जो घटना है जिसमें वो वृद्ध महिला मरी, और उस गांव में आपको जानकर आश्चर्य होगा, वहाँ 15 से 20 परिवार रहते थे। आज वहाँ ये स्थिति थी कि जब वो वृद्ध महिला मरी और उसके अंतिम संस्कार के लिए भी वहाँ लोग नहीं थे। अगल बगल के गांव के नौजवान और बुजुर्गों ने आके उस महिला का अंतिम संस्कार किया है। ये भयानक तस्वीर पूरे उत्तराखंड की है। कई गांव भूतहा गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। बहुत से काम पलायन रोकने के लिए हुए हैं। लुवेगढ़ जैसी कुछ समस्याएं हैं, निश्चित रूप से हैं, दिक्कतें हैं, लोग पलायन कर रहे हैं और उसके तरफ भी सरकार का ध्यान है। सरकार की अपनी प्रतिबद्धता है और सरकार बार बार कह रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि हम पलायन रोकने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और हम पलायन रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में और नई योजनाएं सरकार लाएगी। उत्तराखंड राज्य निर्माण के 25 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में लुवेगढ़ की तस्वीर यही बताती है कि पहाड़ों से पलायन कितना भयावह रूप ले चुका है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 1792 गांव पूरी तरह निर्जन हो चुके हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लुवेगढ़ जैसे कई अन्य गांवों के लोग पलायन कर चुके हैं और जो गांव में रह गए हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। यहाँ तक कि मरने के बाद उनके शव को कंधा देने वाला भी कोई नहीं। देखना होगा कि अब लुवेगढ़ में सरकार के विकास की रोशनी पहुंचती है या ये गांव भी आने वाले समय में वीराने में तब्दील हो जाता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वही बात करेंगे अब गैरसैंण की, जहां उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। इस बार ये मांग पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने धरना देकर गैरसैंण को राजधानी घोषित करने की मांग उठाई। गढ़वाल, कुमाऊं और अन्य इलाकों से भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। साथ ही पूर्व आईएएस रतूड़ी ने कहा है कि गैरसैंण को राजधानी बनाना बेहद जरूरी है, जिससे राज्य का बेहतर विकास भी हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के दिन 9 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ये फैसला लिया जाए। पूर्व आईएएस रतूड़ी ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब तक हम देखते थे कि तमाम जो जनता है, आंदोलनकारी है, वो सड़कों पर नजर आ रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाना चाहिए। आज की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आईएएस पूर्व जो अधिकारी हैं विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, उनके आह्वान पर आज आप देखेंगे कि कितनी जनता आज यहाँ पहुंची। अलग अलग संगठन के लोग भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी उत्तराखंड की बनाई जाना चाहिए, क्योंकि ये सपना था आंदोलनकारियों का भी और लोगों का भी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। ऐसे में सबसे
पहले आपसे जानना चाहूंगी सर, क्योंकि आपने आह्वान किया इसका और सभी लोग आपका जो है समर्थन करने आज यहाँ पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार से एक डिमांड है कि जब 25 साल 9 नवंबर 2025 को राज्य की रजत जयंती होगी तो हमारी ये डिमांड है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाए। विधानसभा अध्यक्षा जी से भी अनुरोध रहेगा और माननीय गवर्नर साहब से भी अनुरोध रहेगा। अगर नहीं बनाते हैं तो हम गैरसैंण मार्च बड़ा भारी निकालेंगे। पूरे प्रदेश देश से लोग आएंगे उत्तराखंड के और गैरसैंण को राजधानी बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लंबे समय से मांग चल रही है और लेकिन अभी तक कई सारी प्रोसेस हुई, कई बार वहाँ सत्र भी बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये राजधानी घोषित नहीं की गई है। देखिए, राज्य निर्माण के पीछे तो अवधारणा यही थी कि हमारा राज्य अपना होगा तो राजधानी गैरसैंण होगी और गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के केंद्र बिंदु में होगी ताकि पहाड़ का चौमुखी विकास हो सके। लेकिन आप देखिए, राज्य बनने के बाद से हमें आज तक नहीं पता कि हमारी अपनी राजधानी कहाँ है। सरकार देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं रायपुर में अब विधानसभा भवन बनाने की यहाँ पे तैयारी है और आपने गैरसैंण में भी विधानसभा भवन बनाया है और वहाँ पे आप कहते हैं कि हमने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर लिया। लेकिन सत्र कितने दिन होता है वहाँ पर? अभी देखा आपने 4 दिन का सत्र था तो 2.5 घंटे में वहाँ पर विधानसभा सत्र हुआ और वापस वहाँ से लौटाए सारे विधायक। तो हमारा ये कहना है कि भाजपा कांग्रेस इस राज्य की गैरसैंण राजधानी के मुद्दे पर फुटबॉल की तरह इसको खेल रहे हैं। अभी सरकार भाजपा की है तो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम राजधानी बनाएंगे। इससे पहले जब कांग्रेस सत्ता में थे तो भाजपा के नेता यही बयान देते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो बनाएंगे। तो दोनों पार्टियां आपस में एक तरह से राजधानी के मसले पर इसको उलझाना चाहते हैं। इस जो मुद्दे को एक तरह से यहाँ की जनता की जो भावना जुड़ा हुआ है, जो पहाड़ के विकास से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इस पर लामबंद होने की बहुत आवश्यकता है। राजधानी गैरसैंण होगी तो ही पहाड़ का डेवलपमेंट होगा, वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहाँ की हमारी जो मातृशक्ति है उसको एक तरह से सम्मान मिलेगा और पूरे उत्तराखंड आंदोलन की एक भावना थी उसको भी एक सम्मान मिलेगा। बिल्कुल, देखिए सरकारें आती है और हर सरकार ये बात कहती है कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, लेकिन अभी तक ये देखने को नहीं मिला है। लगातार जो जनता है वो सड़कों पर है। क्या देखिए, ये जो राजधानी का जो मुद्दा है गैरसैंण का, ये यहाँ पे 2 मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी। जो सत्ता में होती है उसको दिखाई नहीं देता जनता की आवाज़ को, और जो सत्ता से बाहर होते हैं वो कुछ न कुछ हवा दे देते हैं इस बात को कि हम आएंगे तब होंगे। ये मिले जुले हुए, तो जनता ठगी जा रही है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। और अगर पहाड़ का सच में विकास करना है तो पहाड़ का रास्ता पहाड़ से ही जाता है और राजधानी हमारी गैरसैंण होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य है, बहुत सारे रोजगार, पलायन, इन सब पे काम करना है तो हमें पहाड़ की तरफ झांकना पड़ेगा। देखेंगे आप इधर की आज बड़ी संख्या में पूर्व IAS अधिकारी विनोद प्रसाद अतुड़ी के आह्वान पर यहाँ पर लोग पहुंचे, क्योंकि अब इनका ही कहना है कि अगर पहाड़ में ही राजधानी होगी तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंच पाएंगी। जहां सड़कें नहीं है वहां पहुंच पाएंगी। मंत्री, विधायक, सरकारें जो हैं जब वो पहाड़ में रहेंगी तो सारी सुविधाएं अपने आप गाँव-गाँव तक पहुंचेंगी। और इसी मांग के साथ आज पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार अतुड़ी के आह्वान पर आज बड़ी संख्या में दूर दूर से गढ़वाल, कुमाऊं और अन्य क्षेत्रों से आज यहाँ लोग पहुंचे हैं और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब पूरा करती है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी बठिंडी। अब बात करेंगे रुद्रप्रयाग जिले की, जहां पर भ्रमण पर पहुंचे प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान उन्होंने विभागवार कामों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों की आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं उन पर स्थानीय विधायकों से लगातार संपर्क कर योजना को स्वीकृत कराने का भरसक प्रयास किया जाए। माननीय विधायक, दोनों हमारे माननीय विधायकगण, मैं खुद वहाँ पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना करने आया था, लोगों से मिला था और आज हमने एक आपदा के लिए बैठक ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि सभी प्रभारी मंत्री अपने जिलों के जहाँ जहाँ आपदा आई है वहाँ जाके कैसा काम हो रहा है, कितना काम धरातल पर हो गया, क्या क्या पेंडेंसी है, उसको देखे आए। आज मैंने सारे अधिकारियों की बैठक यहाँ ली है, हर विभाग से यहाँ पर चर्चा हुई है। विभागों ने अच्छा काम किया है, कुछ विभागों ने धरातल पे, स्पेशली विद्युत विभाग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जल संस्थान का, जिन्होंने लगातार जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारी पावर और वाटर की, उसको बहुत जल्दी सॉल्व किया है। और उसी के साथ साथ मैंने विभागों को यही निर्देश दिए हैं
कि आपने एस्टिमेट्स अपने भेज दिए अपने शासन को, कहीं किसी ने डीएम को भेजे, किसी ने शासन को भेजे, लेकिन प्रायोरिटी उसको हम क्लासिफाई कर लें कौन सा प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको धरातल पर उतारने के लिए उसकी स्वीकृति जल्दी हो जाए। वहीं ऋषिकेश में छात्र संघ चुनाव के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच विवाद के मामले में कार्रवाई अभी तक न होने को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने शहर में पहले जुलूस निकाला, फिर कोतवाली के बाहर सड़क पर बैठकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर सत्ता पक्ष का दबाव होने की बात कहते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया है कि दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमारे द्वारा एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस के साथियों द्वारा आज हमने थाने का घेराव किया है। बीते दिनों हमने छात्र संघ चुनाव में जो एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच झगड़ा हुआ था, उस मामले में आज हमने थाने का घेराव किया है। हमारी लगातार पुलिस प्रशासन से मांग रही कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए, लेकिन पुलिस इसी दबाव में उन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। आज हमने थाने का घेराव किया है, तो जो ऋषिकेश के नए कोतवाल आए हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज शाम तक उन सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे जिन्होंने हम एनएसयूआई साथियों के साथ। बात करेंगे टिहरी की, जहां सरस मेले के 7वें दिन रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने किया है। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा है कि इस तरह के विकास परक मेलों से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं। इस खास मौके पर विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय ने कहा है कि रोजगार परक मेलों का आयोजन समय समय पर होने से प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनके कौशल का भी विकास होगा। हो चुके हैं। एक समय होता है, समय को कोई नहीं रोक सकता। हमारे जो रोजगार का आत्मनिर्भर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आप लोग सब मिलकर तो ये सरस मेला, ये हमारे मेला को आगे के हैं, आप लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब बात ऋषिकेश की करेंगे, जहां पर मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस शिविर में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुहा नाथन नरेंद्र मुख्य अतिथि रहे, जहां शिविर में क्षेत्र के लोगों को विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इस दौरान जनता की समस्याओं को सुना गया और संबंधित आला अधिकारियों को जल्द ही समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं पहाड़ों में हिमपात के समय और बारिश के समय में फॉल्ट ढूंढने के लिए भटकने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल ऊर्जा निगम की ओर से अब लोहाघाट क्षेत्र में मुख्य विद्युत लाइन में फॉल्ट पैसेज इंडिकेटर लगाए जा रहे हैं। जहां हिमपात या फिर वर्षा काल में पेड़ गिरने या फिर अन्य कारणों से फॉल्ट आएगा तो ये इंडिकेटर फॉल्ट को इंडिकेट करेंगे, जिससे विद्युत कर्मियों को फॉल्ट का पता लग जाएगा। इन इंडिकेटरों के लगने से विद्युत कर्मियों का काफी समय और ऊर्जा भी अब बच जाएगी। अच्छा लग गया ये जो ये है। हाँ, ये हम जहाँ कभी पहले भी जैसे बरसात वगैरह में कहीं पेड़ वेड़ गिर जाते थे, लाइन टूट जाती थी, तो हमें फॉल्ट को ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी। उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, इसलिए हम ये 33 kV लाइनों में फॉल्ट पैसेज इंडिकेटर लगा रहे हैं। ये इसके लगने से जहाँ भी फॉल्ट होगा, ये इसमें जो लाइटें लगी हुई हैं वो अपने आप जल जाएंगी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि इस लोकेशन पे फॉल्ट है। इसको जल्दी से फॉल्ट को ट्रेस करने में और इसको रिजॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। इसका एक तो हमें मेन टाइम से हमें अपना फॉल्ट हम वो कर लेंगे, ट्रेस करके इसको रिजॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इससे कि जल्दी हमें विद्युत आपूर्ति बहाल करने में इससे फ़ायदा मिलेगा। इससे अपने को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि अपना मान लीजिए फॉल्ट आ रहा है तो ये सोर्स टू लोड, यानी अपना जहाँ से सोर्स आ रहा है वहाँ से ये फॉल्ट अपने को पता करने में बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे फेस टू फेस फॉल्ट या फिर कोई फेड टच हो गया तो अर्थ फॉल्ट वगैरह, इसमें अपने को बहुत सी सुविधा मिलेगी, जिसमें ये इंडिकेट करेगा और अपना टीम इसको फाइंड आउट कर लेगी जल्दी से। तो इससे अपने को टीम को पेट्रोलिंग में और बहुत सी सुविधा मिलेगी। उसमें पूरी लाइन पेट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें अपने को
ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ तक पता चल जाएगा। अब बात करेंगे चंपावत के जो लोहा घाट इलाके में सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मुनस्यारी से टनकपुर जा रही एक पिकअप गाड़ी में बैठे प्रतिमन सिंह भंडारी पानी पीने के लिए रुके थे। इस दौरान चंपावत से लोहा घाट की तरफ आ रही एक स्कूटी उनकी टक्कर से टकरा गई। जहां इस हादसे में प्रतिमन सिंह भंडारी और स्कूटी पर बैठा 17 साल का सुजल बिष्ट गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। साथ ही स्कूटी चला रहा युवक भी चोटिल हुआ है। जहां तीनों को तुरंत लोहा घाट के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा है कि 2 लोगों की चोटें ज्यादा गंभीर हैं, इसलिए उन्हें चंपावत के बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। अभी जो दुर्घटना हुई है इसमें हमने 2 पेशेंट को रेफ़र कर रखा है, प्रतिमन और सुजल को, और मयंक के को ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। और अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि जो क्या ज़्यादा तक चोटें जिनके आई है। CT स्कैन और एक्सरे की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी गंभीर चोटें आई है। तो वो उसे गंभीर चोटें नहीं आई हैं, वो खतरे से बाहर है। अब बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां मुनि की रेती थाना पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि आरोपी के कब्जे से 60 लाख रुपए कीमत की 201 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। वहीं उत्तरकाशी में मोरी थाना पुलिस ने बेशकीमती जड़ी बूटी के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी की है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में जड़ी बूटी बरामद हुई। तस्करों से 152 किलोग्राम प्रतिबंधित मेडा और 15 किलोग्राम पंजा जड़ी बूटी बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करेंगे हरिद्वार की, जहां कांगड़ी गांव में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर से चोरी हो गई। आपको बता दें कि चोर मंदिर में घुसा और पूजा करने का दिखावा तक किया और फिर चोर पीतल की नाक और घंटी जैसी कीमती चीजें लेकर फरार हो गया। ये सब वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मंदिर समिति ने इसकी श्यामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस चोर की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। अब खबर लक्सर से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि एक स्टोन क्रशर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई जिला खान अधिकारी काजिम रजा की टीम ने छापेमार कार्रवाई के बाद की है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये कि ये स्टोन क्रशर 6 अक्टूबर को सील किया गया था, लेकिन संचालक ने प्रशासन की बात नहीं मानी और सील तोड़कर फिर से क्रशर चालू कर दिया गया। वहीं सरकार की योजनाओं का फायदा अब टिहरी जिले के दूर दराज के गांव तक पहुंच रहा है। खासकर थौलधार और घनसाली ब्लॉक में महिलाएं सरकार की मदद से आत्मनिर्भर अब बन रही हैं। ग्रामीण इलाकों में कई महिलाएं समूह बनाकर काम कर रही हैं। ये महिलाएं ऊन के कपड़े, अचार, बांस की टोकरियां और तरह तरह के हस्तशिल्प बना रही हैं। इससे उन्हें आमदनी भी हो रही है और घर चलाने में बहुत बड़ी सहायता यानी कि मदद मिल रही है। कुछ महिलाओं ने बैंक से लोन लेकर अपना छोटा व्यवसाय भी शुरू कर दिया है। अब वो खुद कमाकर अपने परिवार को सहारा दे रही है। घर में अपना टाइम निकाल। मैं 2016 से समूह से जुड़ी हूँ। मेरे समूह का नाम भागीरथी स्वयं सहायता समूह है, जिसमें हम 5 सदस्य हैं। मैं अपने समूह के माध्यम से हर्बल सोप और विमल का शैम्पू, प्याज का शैम्पू, वॉशिंग पाउडर आदि बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने बैंक से CCL ऋण लिया था, जो मैंने वापस कर दिया है। रीप परियोजना से मुझे 75,000 की अनुदान राशि मिली है, जिसके लिए मैंने 1,25,000 का लोन लिया था। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।